हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। हम लोग सीए सीएमए इंटर अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे थे। साथ साथ नवनीत सर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग का भी रिवीजन आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा। लास्ट चैप्टर उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल अपलोड किया है। अभी तक हमने डिपार्टमेंट, ब्रांच, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोनस, बाईबैक, रिडेम्पशन ये कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हायर परचेज। सीए इंटर ग्रुप 1, सीएमए इंटर ग्रुप 1 दोनों के लिए ही एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूं, सीएमए इंटर के लिए जो हम लोग कंप्यूटेशंस यहां पे डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटेशंस उनके सिलेबस में है और एक कंप्यूटेशन उनके सिलेबस में नहीं है। तो मैं जब आपके साथ डिस्कशन करूं, वो कंप्यूटेशन जो नहीं है मैं आपको बता दूंगा, वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये तो मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट उस तरीके से डील नहीं करता और उसी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग असम्पशन लेके कुछ कंप्यूटेशंस किए हैं जो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो वो कंप्यूटेशन वाले पार्ट में सीएमए इंस्टीट्यूट के कंप्यूटेशंस में कुछ फर्क है, उसको आपको ध्यान रखने का है। हायर परचेज का चैप्टर सीए इंटर में 5 to 10 मार्क्स, सीएमए इंटर में 5 to 8 मार्क्स एग्जाम में आपको देखने मिलता है। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं जो आपको बिफोर एग्जाम पक्का प्रैक्टिस करना है। पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कंप्यूटेशन बेस्ड। कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन में कैश प्राइस का कंप्यूटेशन, इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन, इंस्टॉलमेंट का कंप्यूटेशन, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्यूटेशन के क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली जब आता है 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटेशन के बाद अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हायर परचेज में 2 पार्टी, हायर परचेजर, हायर वेंडर, इन दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर दोनों के बुक्स में आया तो 8 to 10 मार्क, अगर किसी एक के बुक में आया तो 5 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है रीपोजेशन का ट्रीटमेंट। आपको ये बेसिक बात पता होगा, हायर परचेजर को जो एसेट का पैसा है वो टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना पड़ता है। अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट फेल कर जाए तो हायर वेंडर के पास एक राइट है कि वो उस एसेट को रीपोजेस कर सकता है। ये रीपोजेशन का एडजस्टमेंट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। 99 क्या 100% ऑफ टाइम अगर एग्जाम में अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा, अकाउंटिंग का, तो वो ऑलवेज रहेगा विद द एडजस्टमेंट ऑफ रीपोजेशन। तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपको अलग से करने का पूरा, खाली सिर्फ अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो है वो अगर आप रीपोजेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हो तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है रीपोजेशन इज जस्ट एन एडजस्टमेंट, जो एकदम लास्ट में होता है जब वो इंस्टॉलमेंट फेल करता है। उससे पहले तो सारा इंस्टॉलमेंट का अकाउंटिंग हम लोग को बेसिक नॉर्मल करना ही पड़ता है। तो एग्जाम में अगर मैं बोलूं 2 मेन टाइप के क्वेश्चन, पहला कंप्यूटेशन, दूसरा अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन विद एडजस्टमेंट ऑफ रीपोजेशन, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रीपोजेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 8 to 10 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। बट पहले एक बात आपको बोल दूं, इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है एग्जाम में बच्चों को जब भी प्रॉब्लम होता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हमेशा कंप्यूटेशंस में ही आता है। तो आप जब भी ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, जब मैं कंप्यूटेशन की बात करूं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि मैं जो चीजें आपको बोलूं वो आप कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अकाउंटिंग का क्वेश्चन बिना कंप्यूटेशन के आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो कंप्यूटेशन इज द मेन हर्ट ऑफ द चैप्टर, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको वो बनाना है। सीएमए इंटर की बात करूं तो 70 to 80% टाइम कंप्यूटेशन का क्वेश्चन पूछता है, 20 to 30% टाइम अकाउंटिंग पूछता है। सीए में 50-50 या 60-40, 60 कंप्यूटेशन 40 अकाउंटिंग। तो आपको कंप्यूटेशन पे ध्यान ज्यादा देना है। अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन वही करो जो रीपोजेशन के साथ हमने किए थे। स्टार्ट करें रिवीजन। रिवीजन का सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, हायर परचेज ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया हायर परचेज ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर अपने आप कर लोगे। यानी अकाउंटिंग वाला पूरा पार्ट जो है ना, वो पूरा इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैंने हायर परचेज ट्रांजैक्शन को एक डायग्राम के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में दो पार्टी, एक हो गया हायर परचेजर, एक हो गया हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन हो गया?
बायर ऑफ द एसेट, जिसको सिंपल भाषा में बोलूं तो बिजनेस एंटिटी। हायर परचेज ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट परचेजिंग एन एसेट ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, यानी एसेट मेरे को चाहिए आज, मैं एसेट यूज करना चाहता हूं बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस में अर्न करने के लिए प्रॉफिट्स, बट उस एसेट को खरीदने के लिए मेरे पास अपफ्रंट लिक्विड एसेट्स या लिक्विड कैश पेमेंट्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अप्रोच करता हूं हायर परचेज कंपनी को, लीजिंग कंपनी को, कि आप मुझे ये एसेट प्रोक्योर करके दो, मैं आपको पैसा धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम अग्री करेंगे मैं आपको चुका दूंगा। ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करके एसेट अक्वायर कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज। एक वर्ड और होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज बेसिकली चीज एक ही होगा, दोनों में एसेट आपको आज मिल जाएगा, पैसा धीरे धीरे देना है, बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में डिफरेंसेस होता है जो मैं एकदम लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं हायर परचेज ट्रांजैक्शन डिस्कस करना चाहता हूं। तो हायर परचेजर यानी जिसको एसेट चाहिए, द बायर ऑफ द एसेट, द बिजनेस एंटिटी व्हिच वांट्स टू यूज द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस। दूसरा होता है हायर वेंडर, जो कौन हो गया हमारा सेलर। सेलर में भी अ मैन्युफैक्चरर, अ लीजिंग कंपनी, अ हायर परचेज कंपनी, कोई भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसका नाम होगा हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर दोनों क्या डिसाइड करेंगे पता है? हायर वेंडर बोलेगा तुम एक काम करो, एसेट का सारा पैसा तुमको अभी देने का जरूरत नहीं है, तुम एक पार्ट मेरे को पेमेंट कराओ अभी के अभी इन दी फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट क्या है? टोकन अमाउंट है जो हम लोग एग्रीमेंट में इंटर करने से पहले आपसे लेंगे। जैसे ही आप डाउन पेमेंट पे हमको दोगे, पेमेंट करोगे, हम लोग आपको एसेट का पोजेशन अभी के अभी दे देंगे। एसेट का पोजेशन इसलिए आपको दे देंगे ताकि आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूटी रख सको, बिजनेस करके आप प्रॉफिट कमा सको, पैसा कमा सको। हमने पूछा जो बैलेंस पैसा है वो कैसे देंगे? बैलेंस पैसा आप ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स हमको धीरे धीरे दे देना। तो बोला जब आप 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 ईयर में हमको पैसा दोगे तो सिर्फ एसेट का कॉस्ट देने से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो यहां पर जब सामने वाला पार्टी हायर वेंडर आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, वो एसेट की कॉस्ट के साथ साथ एसेट के ऊपर जो आपने धीरे धीरे पेमेंट किया है उस प्रिंसिपल के ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी लेगा। और ये जो पेमेंट करेंगे पीरियोडिकली टाइम टू टाइम, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो हायर परचेजर टाइम टू टाइम एसेट की कॉस्ट को चुकाएगा इंस्टॉलमेंट्स में, और इस एसेट की कॉस्ट में वो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगा क्योंकि वो डेफर्ड पेमेंट कर रहा है, धीरे धीरे पे कर रहा है, तो हायर वेंडर विल चार्ज इंटरेस्ट। जैसे ही हायर परचेजर सारे पैसे चुका देगा, हायर वेंडर एसेट की ओनरशिप भी इसे ट्रांसफर कर देगा। तो नॉर्मली हायर परचेज में हुआ क्या, इनिशियली दोनों पार्टी ने, हायर परचेजर जिसको एसेट चाहिए, हायर वेंडर जो एसेट बेचेगा, दोनों पार्टी एक अग्रीमेंट में आते हैं कि हम आपको एसेट देंगे ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। आप एक काम करो, इनिशियली कुछ पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट हमें दे दो जिसको हम लोग बोलेंगे डाउन पेमेंट। जैसे ही आप डाउन पेमेंट करोगे, एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा, हम आपको एसेट का पोजेशन आज ही दे देंगे, आप एसेट यूज करो, और इस एसेट का जो बचा हुआ पैसा है आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको चुका दो विद इंटरेस्ट। जैसे ही आप सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दोगे, हम एसेट के ओनरशिप के पेपर्स भी आपको डिलीवर कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पता है बेसिक फर्क क्या है? पेमेंट धीरे धीरे ही करना है, इनिशियली डाउन पेमेंट देंगे, फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स देंगे, बट इनिशियली जो हमारे पास पोजेशन आता है ना एसेट का, पोजेशन के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है। जो हमारा सेलर है वो वेट नहीं करता लास्ट इंस्टॉलमेंट तक का, ओनरशिप आज आपको दे देगा, गुड्स आपको दे देगा, आप यूज करते जाओ, बस पैसे धीरे धीरे दे देना। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हम लोग इस चैप्टर में अकाउंटिंग वाइज जो डिस्कस करेंगे वो हायर परचेज को डिस्कस करेंगे, वैसे बेसिकली अकाउंटिंग में भी फर्क नहीं होता है। तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की मैं बात करूं ना, तो वो लोग क्या करता है, कुछ नहीं, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स ये एक साथ मर्ज हो जाते हैं। डिलीवरी के समय पोजेशन भी आ जाता है और ओनरशिप भी आ जाता है, और हायर परचेज में पोजेशन फर्स्ट डे पे आ जाएगा, बट ओनरशिप आएगा जब आप लास्ट पेमेंट करोगे, उससे पहले वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। नॉर्मली
बिजनेस एंटिटीज जिनको बड़े बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स लाइक बड़ा बड़ा शिप खरीदना है, अगर मान लो क्रेन्स वगैरह खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, बड़ा प्लांट खरीदना है, उस केस में ये हायर परचेज का सिस्टम यूज करते हैं। हायर परचेज का सिस्टम यूज करने से उन्हें एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाता है अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाता है एसेट को फाइनेंस करने के लिए। पहले बताइए हायर परचेज ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? क्लियर है? सिंपली एक बार फर्स्ट स्टेप होगा हायर परचेजर जिसको एसेट चाहिए, हायर वेंडर जो एसेट बेचेगा, ये दोनों एक अग्रीमेंट में इंटर करेंगे जिसका नाम होगा हायर परचेज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या बोला जाएगा कि आप जो एसेट खरीदना चाहते हैं उसका कुछ कॉस्ट डाउन पेमेंट के रूप में हमें दीजिए, हम आज आपको एसेट दे देंगे, पोजेशन दे देंगे, आप एसेट को यूज कर लीजिए। एसेट का जो बचा हुआ कॉस्ट का पैसा है वो आप हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे चुका देना। जब धीरे धीरे चुकाओगे तो विद इंटरेस्ट चुकाना होगा। जैसे ही आप सारा पेमेंट्स हमें कर दोगे हम एसेट की ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर कर देंगे। पहले बताइए व्हाट इज अ हायर परचेज ट्रांजैक्शन? बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो कंप्यूटेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को ये आपके साथ डिस्कस करना है। एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा चैप्टर इन वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेरे को आपके साथ बेसिकली 4 वर्ड्स डिस्कस करने हैं: कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, एक एक करके बोलूं। सबसे पहला कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कैश प्राइस ऑफ द एसेट क्या होता है? अगर एसेट मैं खरीदूं आज के आज पूरा अपफ्रंट कैश पेमेंट करके, आज के आज आपको कैश पेमेंट करूं और आप मुझे एसेट बेच दो, ये एसेट का जो प्राइस होगा उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस ऑफ द एसेट। नॉर्मली सेइंग कॉस्ट ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग द एग्रीमेंट। तो अगर मैं हायर परचेज अग्रीमेंट में न जाके एसेट को आज के आज पूरा का पूरा पेमेंट करके खरीदना चाहूं तो जो एसेट का प्राइस या कॉस्ट लगेगा मेरे को उसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस ऑफ द एसेट। कैश प्राइस इज एक्चुअली द रियल कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हिच यू आर पेइंग फॉर परचेजिंग द एसेट टू द हायर वेंडर। हायर परचेजर इज पेइंग टू द हायर वेंडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज द प्राइस ऑफ द एसेट if purchased by making full upfront cash payment। अगर पूरा का पूरा पेमेंट करें एक साथ तो कितना दाम पड़ेगा? दैट इज नोन एज कैश प्राइस। अब अगर मैं पूरा आज के दिन पे करके खरीदना चाहूं या फिर मैं धीरे धीरे करके पे करना चाहूं, तुम एक बात बताओ, आज के दिन का जो प्राइस होगा और धीरे धीरे पेमेंट करने से जो टोटल प्राइस लगेगा क्या वो सेम होगा कि अलग होगा? सर अलग होगा, क्योंकि सर अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल 5 साल में पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर सर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यही हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर जब हम एसेट खरीदते हैं ना तो हम लोगों को कैश प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट भी अलग से पेमेंट करना पड़ता है और ये जो टोटल पेमेंट हमें करना पड़ता है अंडर द अग्रीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। तो कैश प्राइस पहला, दूसरा हो गया हायर परचेज प्राइस। इट इज द टोटल अमाउंट पेएबल अंडर द हायर परचेज अग्रीमेंट। अब अगर तुम मेरे से पूछो सर हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या है, मैं बोलूंगा 2 चीज है। एक एसेट का कैश प्राइस जो एसेट के लिए हमको पेमेंट करना है, दूसरा एसेट के पेमेंट क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रहा हूं मेरे को उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस के अंदर 2 एलिमेंट रहेंगे, कैश प्राइस का और इंटरेस्ट का। और हायर परचेज का पेमेंट जो होगा ना वो पेमेंट भी 2 तरीके से होगा या 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा डाउन पेमेंट जो एकदम इनिशियली अग्रीमेंट में इंटर करते ही आपको पेमेंट करना है और बैलेंस जो पैसा बचा हुआ है वो धीरे धीरे आप पेमेंट करोगे इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स। तो हायर परचेज प्राइस का बाबू बच्चे 2 फॉर्मूला लर्न करते हैं आप, 2 फॉर्मूला मत लर्न करो, ऐसे बोलो हायर परचेज प्राइस जो टोटल पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट में क्या क्या चीज है सर? एक एसेट का कैश प्राइस और दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, ये टोटल पेमेंट करना है। अब ये पेमेंट करेंगे कैसे सर? 2 पार्ट में, एक डाउन पेमेंट और दूसरा पीरियोडिकली आपको इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करना होगा। पहले बताइए कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस हमेशा याद रहेगा, हमेशा हायर परचेज प्राइस विल बी ग्रेटर देन कैश प्राइस एंड दैट डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट जो आपको पे करना है ओवर द हायर परचेज पीरियड।
डन है बात। तीसरा वर्ड डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या हो गया सर? सर एसेट खरीदना है हायर परचेज बेसिस में। हम जब अग्रीमेंट में इंटर करेंगे तो सर हायर वेंडर हमसे एसेट का कुछ पोर्शन, कॉस्ट का कुछ पोर्शन मांगेगा। ये जो सर इनिशियली वो कुछ पोर्शन हमसे पैसा लेगा कैश प्राइस या कॉस्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। इट इज द पोर्शन ऑफ कैश प्राइस टू बी पेड एट द इनिशिएशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। जैसे अग्रीमेंट शुरू होगा आपको एसेट की कॉस्ट का कुछ पैसा हायर वेंडर को देना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आप फर्स्ट डे पर पेमेंट कर रहे हो, डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। डाउन पेमेंट विल सोनली कंसिस्ट द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एसेट का कॉस्ट है 1 करोड़ रुपया, हायर वेंडर बोला 20% डाउन दो, तो 1 करोड़ डाउन मतलब डाउन पेमेंट करो। 1 करोड़ का एसेट है, 20% डाउन पेमेंट करना है, तो 20 लाख तुम अभी दे दो। अब 1 करोड़ में 20 लाख चला गया, तो जो अब इंटरेस्ट का चक्का घूमेगा ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वो 1 करोड़ पे नहीं होगा, वो 80 लाख पे होगा, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट डे पर ही आपने एसेट की कॉस्ट का 20 लाख पेमेंट कर दिया है। तो डाउन पेमेंट इज पेड इनिशियली जब हम लोग हायर परचेज अग्रीमेंट में इंटर करते हैं। फोर्थ वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलमेंट। हमने बोला हायर परचेज प्राइस का पेमेंट 2 पार्ट में करना होगा, इनिशियली डाउन पेमेंट और पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट। तो जो पीरियोडिकल पेमेंट हम लोग हायर परचेज अग्रीमेंट के अंडर हायर परचेजर हायर वेंडर को करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और ये इंस्टॉलमेंट के अंदर ना 2 चीज रहता है, एक कैश प्राइस का पोर्शन, कैश प्राइस का पोर्शन टुकड़े टुकड़े में पेमेंट हो रहा है, और दूसरा इंटरेस्ट, जो आपका कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर, जितना कैश प्राइस आपका बाकी है उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ के आपको धीरे धीरे पेमेंट करना है अपने हायर वेंडर को। और यही जो धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। इट इज द पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय हायर परचेजर टू हायर वेंडर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उस पर इंटरेस्ट जोड़ के हम लोगों को टाइम टाइम पर हायर वेंडर को पेमेंट करना है, और इन्हीं पेमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो बेटा 4 वर्ड डिस्कस किया मैंने, 4 वर्ड। कैश प्राइस, एसेट का प्राइस, अगर मैं आज ही एसेट को पूरा पेमेंट करके खरीद लूं, दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द एसेट और द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन दिस डेट टुडे। दूसरा हायर परचेज प्राइस, अगर आप आज पूरा पैसा देके खरीदते हो बट और हायर परचेज में लेते हो जहां धीरे धीरे पैसा दोगे, हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर हमेशा आपसे हायर वेंडर ज्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी चाहिए आपसे उस वैल्यू पे जो उसने आपको फाइनेंस किया है। तो हायर परचेज प्राइस वो टोटल अमाउंट होता है जो हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर हमको पेमेंट करना है। इसमें एसेट का कॉस्ट तो इंक्लूडेड है ही है, साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि आप पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करना चाहते हो। हायर परचेज प्राइस का पेमेंट 2 पार्ट में किया जाता है, इनिशियली डाउन पेमेंट किया जाता है और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट धीरे धीरे किया जाता है पीरियोडिकली। डाउन पेमेंट क्या होता है? एसेट के परचेज के लिए जो हमने हायर परचेज अग्रीमेंट इंटर किया है, इंटर करते ही आपको कुछ पोर्शन ऑफ एसेट का कॉस्ट सामने वाले को देना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। और जो बचा हुआ पैसा है विद इंटरेस्ट आपको धीरे धीरे चुकाना है इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में हमेशा याद रखना कैश प्राइस का कुछ पोर्शन और इंटरेस्ट रहेगा। डाउन पेमेंट सिर्फ कैश प्राइस का पोर्शन है, वहां पर कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। पहले बताओ, आपको बेसिक 4 वर्ड समझ में आ गया? कंप्यूटेशन में यही 4 वर्ड डिस्कस करना है, अकाउंटिंग में भी इसी के ऊपर बात करना है। वर्ड्स क्लियर है तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। स्टार्ट करें। मेरा 3rd पॉइंट जो है वो है आपका पहला टाइप का क्वेश्चन, यानी कंप्यूटेशंस के ऊपर। अब कंप्यूटेशन में 3 चीज का कंप्यूटेशन आपसे पूछा जा सकता है। पहला कैश प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में देता नहीं है, वो अकाउंटिंग के क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड आ सकता है। जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें नॉर्मली इंस्टीट्यूट आपसे कैश प्राइस और इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करवाता है। मैं डिस्कस तीनों करूंगा, बट एग्जाम वाइज कैश प्राइस और इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटेशन करना सीखते हैं।
कैश प्राइस का। एसेट का कैश प्राइस या कॉस्ट कैसे निकाला जाए। देखो कैश प्राइस का कंप्यूटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप हायर परचेज की अकाउंटिंग सीखोगे ना, अकाउंटिंग का पहला ही एंट्री जो होगा उसमें आपको एसेट की कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, कैश प्राइस की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको ये कैश प्राइस पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन दे दे तो क्वेश्चन सिंपल है, बट ना दे तो हमको कंप्यूट करना होगा। अब कैश प्राइस हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं उसका एक बेसिक आइडिया देता हूं। कैश प्राइस मतलब आज मैं अगर एसेट का पूरा अपफ्रंट पेमेंट करके खरीदना चाहूं तो एसेट का कॉस्ट क्या पड़ेगा, यानी ये आज के दिन का एसेट का वैल्यू है। क्या बोला? आज के दिन एसेट का जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा कि हायर परचेजर किस तरीके से पेमेंट करेगा इस एसेट का। वो बता देगा डाउन पेमेंट करना है 2 लाख रुपया, 4 इंस्टॉलमेंट देने हैं, मान लो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, एक फर्स्ट ईयर एंड, एक सेकेंड ईयर एंड, एक थर्ड ईयर एंड, एक फोर्थ ईयर एंड। ये 6-6 महीना में भी हो सकता है, 3-3 महीना में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। बोला आपको पेमेंट करना है एसेट का आज 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 4 इंस्टॉलमेंट आपको देने हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है, फर्स्ट ईयर एंड में 5 लाख, सेकेंड ईयर एंड में 5 लाख, थर्ड ईयर एंड में 5 लाख, फोर्थ ईयर एंड में 5 लाख। तो आपको टोटल पेमेंट पता है कितना करना है? 5 लाख इंटू 4 इंस्टॉलमेंट 20 लाख रुपया प्लस 2 लाख डाउन पेमेंट 22 लाख रुपया। सर निकल गया 22 लाख रुपया मेरी एसेट का कॉस्ट। आंसर इज नो, 22 लाख रुपया एसेट का कैश प्राइस नहीं है। कैश प्राइस मतलब सिखाया था आज के दिन एसेट का वैल्यू। अगर तुमको बोल रहा है 5 लाख का इंस्टॉलमेंट देना होगा तो इंस्टॉलमेंट के अंदर तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर उस 5 लाख के अंदर, सब 5 लाख के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो उसको जोड़ने से कैश प्राइस कैलकुलेट नहीं हो सकता। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टेक्निक सीखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का टेक्निक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन क्या बोलता है? अगर कोई कैश फ्लो आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई कैश फ्लो आउटस्टैंडिंग है एट अ फ्यूचर डेट, तो किस तरीके से आज के दिन उसका वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हो। अरे कुछ नहीं करना, अरे एकदम बेसिक काम। आपको क्या करना है? उन इंस्टॉलमेंट के अंदर से इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उन इंस्टॉलमेंट के अंदर से इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है और आज के दिन का वैल्यू कंप्यूट करना है। तो अगर आपको कैश प्राइस कंप्यूट करना है, पता है आपके लिए फॉर्मूला क्या है? जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है उनका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आज के दिन का डाउन पेमेंट जोड़ दो, टोटल आपका कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। यानी 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 1 साल, 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 2 साल, 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 3 साल, 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 4 साल। ये सारा इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इसके साथ साथ और क्या देना पड़ा? 2 लाख का डाउन पेमेंट, वो तो आज का वैल्यू है, तो वो 2 लाख रुपए ऐड कर दो, आपका कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा। क्या फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स जो फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड में खड़ा है, प्लस डाउन पेमेंट अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कैश प्राइस ऑफ द एसेट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट गिव्स यू द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे को लगता है आपको ऑलरेडी आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपने बहुत बार किया है और हायर परचेज AS 19 लीजेस में हमने भी कितना ही कैलकुलेशन किया है। तो आपको ये सारा चीज बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको एक बेसिक सिखा दूंगा, बट उसके बाद आपको रिवीजन के समय में ज्यादा एग्जाम्पल या अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स नहीं ले सकता। अब जब कैश प्राइस कंप्यूट करने का क्वेश्चन आएगा, वो जब इंस्टॉलमेंट देगा, इंस्टॉलमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट्स इन एन्युइटी, एन्युइटी मतलब सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड पे आउटस्टैंडिंग है। दूसरा इंस्टॉलमेंट्स विदाउट एन्युइटी, विदाउट एन्युइटी मतलब सेम अमाउंट नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट 5 लाख, दूसरा इंस्टॉलमेंट 4 लाख, तीसरा इंस्टॉलमेंट 6.5 लाख, चौथा इंस्टॉलमेंट 3 लाख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए ये आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू देगा। तो 2 तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। एक इंस्टॉलमेंट्स एन्युइटी में है, सेम वैल्यू, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल है। दूसरा इंस्टॉलमेंट्स एन्युइटी में नहीं है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा कंप्यूटेशन आना चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट्स एन्युइटी में दिया हुआ है, एन्युइटी, तब ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। बताओ तो कैसे निकालते थे आप लोग? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इनटू एन्युइटी फैक्टर एक बार में,
इनटू एन्युटी फैक्टर। हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग पीवी कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है। आपको क्या करना है, सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जोड़ देना है एन्युटी फैक्टर, और इंस्टॉलमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपको एन्युटी में दिया हुआ है तब तो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। बट अगर आपको एन्युटी नहीं दिया हुआ है तब हमने एक टेबल बनाना सीखा था, याद करना। आपका इंस्टॉलमेंट नंबर या ईयर, इंस्टॉलमेंट नंबर या ईयर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हर साल का, फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का फैक्टर। मान लो रेट दिया है 10%, तो आप लोग कैसे निकालते थे, 1.1, 10% का इंटरेस्ट रेट फैक्टर हो जाता है 1.1, 1 रुपए के ऊपर 10% यानी 1 रुपया 1 पैसा, 1.1 डिवाइड इक्वल टू फर्स्ट ईयर, फिर इक्वल टू सेकंड ईयर, फिर इक्वल टू थर्ड ईयर, फिर इक्वल टू फोर्थ ईयर। तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो और फिर प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट किसका किसका बोलो, प्रोडक्ट किसका किसका, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर का प्रोडक्ट कर दो, आपको हर का प्रेजेंट वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगा, और वो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर देना तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स एन्युटी में दिया है तो कैलकुलेशन इज जस्ट अ सिंगल लाइन, आपको लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी फैक्टर, आपका आंसर आ गया। अगर इंस्टॉलमेंट एन्युटी में नहीं है तो हमेशा वो टेबल बनाना आपको सिखाया था, जहां पे हर इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करो और सबका प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगा। पहले बताइए, सिंपल है सर। एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। आप जो 1.1 डिवाइड इक्वल टू करते जा रहे हो, इक्वल टू किया फर्स्ट ईयर, इक्वल टू किया सेकंड ईयर, इक्वल टू किया थर्ड ईयर, इक्वल टू किया फोर्थ ईयर, 4 साल निकल गया। अब जीटी बटन प्रेस कर दो तो सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू ऐड हो जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब ऐड कर देते हो तो वही आपका एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो आपको ये बेसिक कैलकुलेशन हमेशा पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं एक बार आप एक एग्जांपल मेरे साथ ट्राई कर लो ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल, डाउन पेमेंट 2 लाख, एनुअल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर एंड से ही एनुअल इंस्टॉलमेंट 5 लाख फॉर 4 इयर्स, 5 लाख फॉर 4 इयर्स, 5 लाख फॉर 4 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 10%। आपको कैलकुलेट करना है कैश प्राइस, आपको कैलकुलेट करना है कैश प्राइस। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, यानी चारों इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और सर 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट ऐड करना है। चलो, क्योंकि 5 लाख हर साल सेम है तो मैं एन्युटी का तरीका यूज करूंगा। 5 लाख इनटू एन्युटी फैक्टर बताना 1.1 डिवाइड फर्स्ट ईयर इक्वल टू दबाओ एक बार, फिर इक्वल टू दबाओ सेकेंड ईयर, फिर इक्वल टू दबाओ थर्ड ईयर, फिर इक्वल टू दबाओ फोर्थ ईयर। 4 साल का अलग अलग फैक्टर निकल गया। अब जीटी प्रेस करो, जीटी प्रेस करो, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 4 बार, क्योंकि 4 साल है, फर्स्ट बार ईयर 1, सेकेंड बार ईयर 2, थर्ड बार ईयर 3, फोर्थ बार ईयर 4, और चारों को ऐड कर दो तो जो भी आपका एन्युटी फैक्टर निकलेगा वो एन्युटी फैक्टर यहां आ गया। प्लस डाउन पेमेंट कितना हो गया बोल, 2 लाख रुपया। अब इनको जोड़ दो आप, आपका आंसर निकल जाएगा कैश प्राइस का। तो अगर एन्युटी में दिया है तो कैलकुलेशन विल बी अ वेरी सिंपल सिंगल लाइन कैलकुलेशन। अच्छे से लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 5 लाख इंटू एन्युटी फैक्टर, एड डाउन पेमेंट इक्वल टू 2 लाख, देयरफॉर कैश प्राइस इक्वल टू दिस। बात खत्म हो गया, डन है। मान लो ऐसा नहीं दे के ऐसा देता आपको क्वेश्चन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख फर्स्ट ईयर एंड पे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लाख, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1 लाख। ये आपको 4 साल का अलग अलग दिया। तो सर कैसे करते, कुछ नहीं सर, आपका टेबल है ना, ईयर 1 2 3 4, 5 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख, 5 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख, बेसिक निकल गया। अब हर साल का पीवी फैक्टर कंप्यूट करना है। 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.9091 कुछ आएगा,
फिर सेकेंड ईयर का निकालो 0.8 समथिंग आएगा, थर्ड ईयर का निकालो 0.7 समथिंग मान लो आ गया, फोर्थ ईयर का निकालो मान लो कुछ और आ गया, जो भी आपका आ रहा है मैं इसमें जा नहीं रहा हूं, तो आप सारा कैलकुलेट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होते जाएगा, कुछ नहीं करना है। अरे एन्युइटी में क्योंकि हर साल 5 लाख था तो मैंने ऐसे पूरा कैलकुलेट नहीं करके प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ दिया, अगर अलग अलग अमाउंट है तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, कौन सा शर्म आता है हम लोगों को। तो ये हो गया सबसे पहला कंप्यूटेशन, कैश प्राइस का कंप्यूटेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में भी हो सकता है कैश प्राइस मिसिंग हो, आपका सबसे पहला काम रहेगा वर्किंग नोट बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट, आपका कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो कैश प्राइस निकल के आता है उसको राउंड ऑफ करके बहुत बार नियरेस्ट अच्छा वैल्यू पे ले आता है। जैसे मान लो आया 9,99,980, इंस्टीट्यूट कर देगा उसको 10 लाख, तो उस तरीके से इंस्टीट्यूट राउंड ऑफ करता है। आपको राउंड ऑफ करना चाहिए कि नहीं, मैं बोलूंगा अगर एकदम क्लोज टू 10 लाख है, 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया का फर्क है तो राउंड ऑफ कर दो 10 लाख में। अगर 20 25 50 100 का फर्क है तो मत करो, उसी के हिसाब से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कंप्यूटेशन अच्छे से दिखा के आ रहे हो। मेरे हिसाब से आईसीआई समझेगा कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। राउंड ऑफ अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं डेसिमल्स ज्यादा से ज्यादा लो। अगर मान लो 4 जीरो है इंस्टॉलमेंट में तो 4 डेसिमल, 5 जीरो है 5 डेसिमल, 6 जीरो है 6 डेसिमल, तो आपका हमेशा जो कैलकुलेशन आएगा वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के एकदम इक्वल होगा। 1-2 रुपए का फर्क रहेगा, उसको राउंड ऑफ कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा डेसिमल्स पे ध्यान रखना है आपको। बताइए कैश प्राइस का कंप्यूटेशन एकदम सॉलिड हो गया आपका। चलिए दूसरा कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, अब ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सबसे टेक्निकल एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन मैं 2 तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहला तरीका लोन अमोर्टाइजेशन टेबल यूज करके, दूसरा तरीका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके। दोनों तरीका कब यूज करना है वो भी आपको बता दूंगा। उसी तरीके से आप एग्जाम में हमेशा काम कीजिएगा, आपके लिए सबसे इजी रहेगा। पहला केस लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। मान लो आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस ऑलरेडी दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया, ठीक है, डाउन पेमेंट दे दिया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे दिया। अब आपसे वो पूछना चाहता है बताओ हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कितना इंटरेस्ट है। वो बोल रहा है इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। टोटल इंटरेस्ट बड़ा बात नहीं है निकालना। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जितना पेमेंट करना है जोड़ दो माइनस कैश प्राइस, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वही तो इंटरेस्ट है। बोल रहे हैं इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना है बताओ। अगर आपको कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू दे दिया है, उनका निकालने मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भी पूरा वैल्यू नहीं देके वो निकालने का तरीका बता दिया, उस केस में हम लोग यूज करते हैं लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। एकदम बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। सबसे पहले अगर 0th ईयर की बात करूं, मान लो कैश प्राइस हमारे एसेट का आया 10 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट हमने दे दिए, तो बता कितना बचा, 8 लाख रुपया। तो 10 लाख में से 2 लाख डाउन पेमेंट ऑलरेडी चला गया, 8 लाख बचा। अब फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग वैल्यू हो गया 8 लाख। 10% का मान लो इंटरेस्ट रेट है, 8 लाख के ऊपर अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए सर, इंटरेस्ट होना चाहिए 80,000। 8 लाख का परसेंटेज 80,000। अब ध्यान से 80,000 और 8 लाख को जोड़ा तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग है 8,80,000। मान लो पहला इंस्टॉलमेंट 3,80,000 का है, 3,80,000 बोल दिया है क्वेश्चन, तो अगर 380 मैंने पेमेंट कर दिया तो बताओ कितना बचेगा, 5 लाख। अब ये 5 लाख जो फर्स्ट ईयर का एंड है वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। सेकेंड ईयर पे 5 लाख पे 10% का ब्याज, 10% का ब्याज कितना हो गया, 50,000। अगर 5 लाख पे 10% का ब्याज जोड़ दिया तो अब टोटल पेमेंट कितना करना है सर, टोटल पेमेंट करना है 5,50,000। मान लो सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरा है 3,50,000 का, तो 350 पेमेंट कर दिया, तो बताओ अब कितना बचा, 2 लाख बचा। ऐसे ही थर्ड ईयर के ऊपर 2 लाख, उसके ऊपर 10% का ब्याज 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,20,000। मान लो लास्ट इंस्टॉलमेंट 2,20 है, तो 2,20,000 था, 2,20 पेमेंट करके खत्म कर दिया। अब वो एसेट मेरा हो गया, ओनरशिप मेरे पास
आ जाएगा। तो ये हो गया लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, जहां पर हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा कैश प्राइस यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ लोन हमको रीपे करना है उसका हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 लाख में 2 लाख डाउन पेमेंट गया, 8 लाख बचा। 8 लाख में पहले साल का ब्याज 80,000, 880, 580 पेमेंट कर दिया, माना 380 पेमेंट कर दिया तो बचा 5 लाख। 5 लाख में दूसरे साल का 10% ब्याज 50,000, उसमें से मैंने 350 पेमेंट कर दिया तो बचा 2 लाख। ऐसे करके आप उस लोन को कैसे रीपे करोगे उसका शेड्यूल बना लो। इसको लोन रीपेमेंट शेड्यूल, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल सब कुछ बोलते हैं। ये तभी करना चाहिए जब आपके पास कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है। अगर मान लो सर हमारे पास कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है तो सर क्या हम ये बना सकते हैं? नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा, प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जब तक कैश प्राइस नहीं रहेगा आप ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बना सकते हो। इस केस में यहां से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव टू बैकवर्ड कैलकुलेशन। सर ऐसे कर लेंगे ना, पहले कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे इंस्टॉलमेंट का पीवी वगैरह करके, फिर सर लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन आया, बोला कैश प्राइस निकालो और हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालो, तो क्या आप ये 2 बनाएंगे? पहले कैश प्राइस का पूरा टेबल, फिर इंटरेस्ट का अलग से टेबल। ये बनाने से 5 मार्क में सोचो कितना टाइम लग जाएगा। उस केस में हम लोग यूज करते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन। बैकवर्ड कैलकुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जहां पे एसेट का कैश प्राइस एंड हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप दोनों एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो। कैश प्राइस एंड दोनों इंस्टॉलमेंट का, सारे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आप दोनों एक साथ फाइंड आउट कर सकते हो, तब हम लोग यूज करते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो एग्जाम में कभी भी अगर क्वेश्चन आए कैश प्राइस निकालो और इंटरेस्ट निकालो हर इंस्टॉलमेंट का, हम लोग हमेशा बैकवर्ड कैलकुलेशन यूज करेंगे। इट इज इजियर, इट इज सिंपलर एंड इट इज वेरी 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 टाइम सेविंग अप्रोच। पहले वाले में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन, पहले कैश प्राइस अलग निकलेगा फिर इंटरेस्ट अलग निकलेगा। पहला वाला भी सिंपल है, आपने बहुत बार किया होगा। दूसरा वाला बैकवर्ड कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी। अब बैकवर्ड कैलकुलेशन में काम करेंगे कैसे? बैकवर्ड कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा लास्ट ईयर से कैलकुलेट करके आज तक पहुंचेंगे। यानी मान लो मेरे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट थे। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,20,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,50,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 3,80,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,80,000। हम लोग इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे और हर इंस्टॉलमेंट के अंदर से इंटरेस्ट को सेग्रीगेट करते जाएंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। मान लो थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरे एग्जाम्पल में कितना रुपया था इंस्टॉलमेंट का? टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन इंस्टॉलमेंट डेट, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंस्टॉलमेंट डेट के दिन 2,20,000। ये मेरे को थर्ड ईयर पेमेंट करना था, ये टोटल आउटस्टैंडिंग था जो मेरे को पेमेंट करना था। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2,20,000 के अंदर तुम मानते हो कैश प्राइस भी है, इंटरेस्ट भी है? अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर कैश प्राइस 100 रुपया हो, इंटरेस्ट 10 रुपया हो, 10% हो 10 रुपया, तो मेरा टोटल अमाउंट 110 है। तो अगर मैं इसको 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस 10, 110 बोलूं तो कोई गलती नहीं है। अगर 2,20,000 110 के बराबर है तो मेरे को बताओ अगर इंटरेस्ट 10 कैलकुलेट करना है तो निकाल पाएंगे? सर बिल्कुल सिंपल, 2,20,000 बाई 110 इंटू 10, 2,20,000 बाई 110 इंटू 10, यानी ये कितना आ जाएगा? 20,000। आपके लिए सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको करना है लिख लो कॉपी में, बट मैं चाहता हूं आप समझ लो, आपको सब आता है। तो 2,20,000 थर्ड ईयर के एंड में बाकी है, इसमें 10% इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो ये 110 है। अगर मेरे को इसमें से इंटरेस्ट निकालना है यानी 10 रुपया, तो 2,20,000 बाई 110 इंटू 10। अगर 2,20,000 में 20,000 का इंटरेस्ट है तो बताओ कैश प्राइस कितना बाकी था उस साल? उस साल कैश प्राइस बाकी था 2 लाख। अगर आप थर्ड ईयर को यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थर्ड ईयर मैंने लिखा नहीं था, ये 2 लाख आ जाएगा ओपनिंग पे, फिर यहां 20,000, तो टोटल हो गया 2,20,000, पेमेंट किया 2,20, तो ये हो गया 0। तो क्या उस साल का कैश प्राइस 2 लाख बाकी था? मेरा भी निकल गया, हां उस साल की बिगिनिंग में 2 लाख रुपया बाकी था। अब जब मैं सेकेंड ईयर के एंड में आता हूं, सेकेंड ईयर के एंड में, तो कितना रुपया बाकी है? ध्यान से बताओ तो। सर ये 2 लाख तो बाकी है क्योंकि ये थर्ड ईयर में पे हुआ, और सर उस दिन हमने एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया 3.5 लाख का, 3.5 लाख का। ध्यान से, 2 लाख प्लस 3.5 लाख, टोटल बता कितना बाकी हो गया?
5.5 लाख। एक बार आप अपनी टेबल में एनालाइज करने की कोशिश करो, क्या 5.5 लाख रुपया बाकी था? उसी से तो 350 पेमेंट करके 2 लाख बचा, तो 5.5 लाख रुपया सेकेंड ईयर एंड में बाकी है। अब मेरे को बताना, क्या ये 5.5 लाख के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? यस सर इंक्लूडेड है। तो ये कितने के बराबर? सर 100 रुपया का कैश प्राइस, 10 रुपया का इंटरेस्ट, तो सर ये 110 है। मेरे को 10 निकाल के दो सर। 5.5 लाख, 5.5 लाख, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 5.5 लाख डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, इंटरेस्ट आ गया 50,000, और उस दिन तक का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, उस साल के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ गया 5 लाख। 5.5 में 50,000 इंटरेस्ट उस साल का, तो उस ईयर के बिगिनिंग में बाकी कितना रहा होगा? 5 लाख। देखो 5 लाख बाकी था, 50 का इंटरेस्ट जोड़ा, टोटल हो गया 5.5, जिसमें 3.5 का पेमेंट हो गया, तो बचा 2 लाख। तो जो टेबल आप ऊपर कर रहे हो शुरू से, वो टेबल मैं अब कर रहा हूं पीछे से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को शुरू का कैश प्राइस मालूम नहीं है। अब बताओ फर्स्ट ईयर में, खुद से बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना रुपया बाकी होगा? सर ये 5 लाख तो बाकी है, फर्स्ट ईयर के एंड में सर हमने 3,80,000 चुकाया भी है, तो टोटल बाकी है 5 लाख प्लस 380, यानी 8,80,000। ध्यान से बताना, ये इसके अंदर क्या इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? यस सर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो ये 110 के बराबर, तो बता मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 880 बाई 110 इंटू 10, ये हो गया 80,000, और ये कैश प्राइस निकल गया 8 लाख। ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट वाला है, जो इंस्टॉलमेंट्स का है। हमने इसके साथ साथ 2 लाख डाउन पेमेंट भी किया है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कैश प्राइस बताओ, 8 लाख हो गया सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू प्लस 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, तो एसेट की कॉस्ट हो गई 10 लाख, जो हमारा वैल्यू था 10 लाख रुपए का कॉस्ट। तो ये बैकवर्ड कैलकुलेशन मेथड बोलता है आप पीछे से स्टार्ट करो, और हर साल कितना आपका टोटल अमाउंट बाकी था, उसमें कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट करो, आपका सारा निकल जाएगा। तो मैंने हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट का अमाउंट, और मैंने कैश प्राइस का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। सर कैश प्राइस 8 लाख नहीं होगा? 8 लाख तो इंस्टॉलमेंट्स का जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 2 लाख रुपए का तो डाउन पेमेंट भी दिया है ना। देखो मेरे एग्जांपल में 2 लाख का डाउन पेमेंट भी था, तो आपको कैश प्राइस का फॉर्मूला सिखाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, तो 8 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपया। तो मेरा कैश प्राइस भी निकल गया, इंटरेस्ट भी निकल गया, एक ही कैलकुलेशन से दोनों चीज निकल गया, इंटरेस्ट भी कैश प्राइस भी, कुछ नहीं करना है। देयरफॉर कैश प्राइस इक्वल टू 8 लाख प्लस डाउन पेमेंट 2 लाख इक्वल टू 10 लाख। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कैश प्राइस भी निकालो इंटरेस्ट भी निकालो, यूज बैकवर्ड कैलकुलेशन, फास्टर होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कैश प्राइस दे दे और बोले इंटरेस्ट निकालो, तो सीधा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। अब तुम जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा हाथ उसमें उतना ज्यादा बैठेगा। पहले बताइए, क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको क्लियर है? 2 मेथड, लोन अमोर्टाइजेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन, क्लियर है? ठीक है। अब ये जो बात मैं लिखा हूं, ये जो नोट मैंने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको एग्जाम में बोल रहा है इंटरेस्ट निकालो, बट इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया, या कैश प्राइस निकालो इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया, तो फिर इंटरेस्ट रेट हमें कंप्यूट करना पड़ेगा यूजिंग आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आप कैपिटल बजटिंग चैप्टर में सीखते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमने यूज किया ट्रायल एंड एरर, और उसके साथ साथ क्या किया? इंटरपोलेशन। तो ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन को यूज करके हम लोग उस एसेट में कितना इंटरेस्ट जोड़ रखा है वो कैलकुलेट करेंगे, और यही हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया आईआरआर। ये तभी करना है जब क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं है। अगर दिया हुआ है तो ये करने का जरूरत नहीं है। सर ट्रायल एंड एरर में प्रॉब्लम होता है, सर पहला ट्रायल क्या ले, कैसे पता चले? पहला ट्रायल जो हमेशा लेते हो, वो कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट लेने का आदत डालो, 10%, 12%, 15%, जो भी। मैं बोलूंगा 15% का रेट, 12 to 15, 12 या 15% में कोई एक रेट लेना चाहिए, और ये आपको कॉपी में नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना चाहिए। मान लो 12% से कैलकुलेट करके मेरा कैश प्राइस आ गया 9,80,000, जबकि एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल मेरा जो वैल्यू है वो 10 लाख होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट निकालना 10 लाख होना चाहिए। उस केस में
मेरे को पता है कि 980 सही नहीं है, तो मतलब 12% रेट नहीं है। अब मेरे को अगर कैश प्राइस की वैल्यू बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। फिर सेकंड ट्रायल कॉपी में लिखो 11%, लेट फर्स्ट ट्रायल भी 11%। फिर तुमने देखा 11% में वैल्यू आया मान लो 9,90,000, 9,95,000। फिर लो लेट सेकंड ट्रायल भी 10%, फिर 10 और 11 को लेके इंटरपोलेशन करो। तो पहला रेट हमेशा एक बेसिक रेट कोई भी मान के 10%, 12%, 15% हमेशा एक ही रेट मान के चलो और उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। फिर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मेरे को ऊपर जाने का है कि नीचे जाने का है। अगर मेरे को वैल्यूज बड़ा चाहिए तो मेरे को इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, वैल्यू छोटा चाहिए तो मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना होगा। उस केस में आपको फिर सेकंड उस तरीके से चूज करना है। मान लो 12% से आपने निकाला और बहुत बड़ा गैप है अभी भी, तो सीधा 12 से जंप कर जाओ 15 पे, या 12 से जंप कर जाओ 9 पे। 12 से 11, 12 से 13 नहीं, 12 से सीधा 15। 15 पहले कॉपी में लिखा फर्स्ट ट्रायल, फिर सेकंड ट्रायल उसके हिसाब से जज करके लिखा एंड देन इंटरपोलेशन कर दिया। इंटरपोलेशन करते समय इंस्टीट्यूट ने अपनी मैट में क्या किया है, 10%, 16%, फिर उसी के हिसाब से इंटरपोलेशन। मैं ये मना करूंगा करने के लिए क्योंकि इससे आंसर जो आता है वो बहुत 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 ज्यादा राउंड ऑफ हो जाता है। उससे बेटर आपको मैक्सिमम 1% का गैप हो तो बेस्ट है कि 10 और 11 के बीच में कैलकुलेट कर रहे हो। मान लो आप 2% भी करना चाहो तो चलेगा, बट 3, 4, 5, 6% मत कीजिएगा डिफरेंस। उससे आंसर जो आता है वो बहुत ज्यादा राउंडेड ऑफ आंसर आता है। फिर जब लोन अमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह बनाते हैं तो लास्ट में बहुत ज्यादा राउंड ऑफ करना पड़ता है। इसीलिए जब भी इंटरपोलेशन IRR यूज करो, ऑलवेज रिमेंबर गैप 1% के बीच में ही इंटरपोलेट करना या 2% के बीच में इंटरपोलेट करना, उससे ज्यादा डिफरेंस मत लेना। इंस्टीट्यूट की मैट में 6%, 8% सब कुछ किया हुआ है, वो मत कीजिएगा। आप जब एग्जाम में करेंगे इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आएगा। डन है बात। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन। अब ये जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन सिखा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा अलग से, बस ये क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में बातें लिखी हुई रहती है, उन चीज को इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं। पहला ऐसा बोल सकता है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस वो इक्वल है। ऐसा बोलेगा आपको कि कैश प्राइस इज 10 लाख, 20% इज टू बी पेड डाउन, यानी 10 लाख में 2 लाख गया 8 लाख। बैलेंस टू बी पेड इक्वली इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, बैलेंस टू बी पेड इक्वली इन 4 इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इसका मतलब 10 लाख में 2 लाख आपने दे दिया, कितना बचा 8 लाख। अब ये 8 लाख को 4 बार में पेमेंट करना है। फर्स्ट ईयर एंड 2 लाख, फिर सेकंड ईयर एंड 2 लाख, थर्ड ईयर एंड 2 लाख, फोर्थ ईयर एंड 2 लाख, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। ये तो कैश प्राइस का वैल्यू है ना, कैश प्राइस का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, पहले साल 8 लाख बाकी है, 8 लाख पे 10% कितना हो गया 80, तो 2 + 80, 280 पेमेंट करना है। सेकेंड ईयर बचा 6 लाख, 6 लाख पे 10% 60,000, 2 + 60, 260 पेमेंट करना है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जहां बोलेगा द कैश प्राइस, जो बचा हुआ कैश प्राइस है, इज टू बी पेड इक्वली इन 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। उस केस में इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो टोटल रुपया मेरा बाकी है, यानी कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट तो फर्स्ट डे में हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 8 लाख रुपया था, 4 इंस्टॉलमेंट यानी कितना हो गया 2 लाख, प्लस इंटरेस्ट जो आपका हर साल आएगा वो इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट कर दो। तो पहला इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन हो सकता है, बोलेगा कैश प्राइस टू बी पेड इक्वली अलोंग विद इंटरेस्ट टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस का वैल्यू ऐड कर निकाल के फिर इंटरेस्ट आप ऐड करते जाओ जो हर साल का आ रहा है। डन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इक्वल है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इक्वल है। इंस्टॉलमेंट में 2 चीज होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अब जब बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इक्वल है, मतलब इसके अंदर दोनों मिला के टोटल वैल्यू इक्वल है। उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे साथ ध्यान से सुनना। आपको कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट, डाउन पेमेंट दे देगा, बोलेगा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालो। अब मेरे को अगर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को मैं x मान लूं, तो अगर कैश प्राइस का फॉर्मूला तुमको याद हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट यानी x इंटू एन्युइटी फैक्टर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है, x इंटू एन्युइटी फैक्टर प्लस डाउन पेमेंट अगर मैं कर दूं तो कैश प्राइस के बराबर आना चाहिए, और वहां से अगर मैं x के लिए कैलकुलेशन कर लूं तो मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है, अमाउंट बताया नहीं, बोल रहा है अमाउंट इक्वल है, कैलकुलेट करके दो, तो फिर मैं क्या करूंगा, कैश प्राइस का फॉर्मूला लगाऊंगा, इंस्टॉलमेंट इंटू एन्युइटी फैक्टर प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट एन्युइटी फैक्टर निकाल लोगे आप इंटरेस्ट रेट से, उससे आप एक्स कैलकुलेट
कर लेना। तो फॉर्मूला वाइज कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट डिवाइडेड बाय एन्युइटी फैक्टर, आपका हर साल का इंटरेस्ट का वैल्यू, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू ना दे, उस केस में दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। पहला बोलेगा कैश प्राइस इज टू बी पेड इक्वली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस को इक्वली बांट के इंटरेस्ट हर साल का ऐड कर दो। दूसरा, इंस्टॉलमेंट्स विल बी इक्वल और इन एन्युइटी, उस केस में इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कैश प्राइस का फॉर्मूला यूज करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट को एक्स ले लो इनटू एन्युइटी फैक्टर प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस। पहले बताइए बात डन है क्या? सर इसका एग्जाम्पल दो ना, पहले वाला समझ में आ गया। लो, कैश प्राइस 10 लाख, इंस्टॉलमेंट 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट 10%, डाउन पेमेंट 2 लाख, डाउन पेमेंट 2 लाख। अब बोल रहा है वैल्यू कैलकुलेट करो हर इंस्टॉलमेंट का, तो x इंटू एन्युइटी फैक्टर 10% का 4 साल का एन्युइटी फैक्टर निकालो, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 4 बार GT, 1.1 डिवाइड 4 बार इक्वल टू GT, जो भी आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा होगा या 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा होगा, वो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट अमाउंट x इंटू 10% का एन्युइटी फैक्टर फॉर 4 इयर्स प्लस डाउन पेमेंट 2 लाख इक्वल टू कैश प्राइस 10 लाख। अब x इंटू मान लो 3.56 आया, मैं मान लो बोल रहा हूं, कैलकुलेट आपको करना है, इक्वल टू 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख, तो x इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाई 3.56, कैलकुलेट कर लो, आपका हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकल गया। ये 4 इंस्टॉलमेंट करके आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से हम लोग अपना कंप्यूटेशंस करेंगे एग्जाम में। मैंने कैश प्राइस सिखाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट सिखाया, दो तरीका, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, बैकवर्ड कैलकुलेशन। बैकवर्ड कैलकुलेशन यूज करना अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो, इंटरेस्ट लोन अमोर्टाइजेशन यूज करना अगर कैश प्राइस दे दिया है तो। अगर इंटरेस्ट रेट ही मिसिंग है तो सीए वाले बच्चे IRR करके इंटरेस्ट रेट पहले कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। फिर हमने सीखा इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन, 2 केसेस, पहला इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है, इंस्टॉलमेंट्स आर इन एन्युइटी। दूसरा, कैश प्राइस हैज टू बी पेड इक्वली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग अलग से ऐड करते जाएंगे। डन है क्या बात? एक बार फटाफट पॉज करके जो मैंने पढ़ाया, आपकी कॉपी में भी आपके सर ने पढ़ाया होगा या आप मेरे से पढ़े हुए तो मैंने पढ़ाया होगा, एक बार फटाफट एक बार सोच लो, रिवाइज कर लो, फिर हम लोग अकाउंटिंग वाले पार्ट में जाएंगे। डन? फटाफट एक बार सोच लो, अभी तक क्या पढ़ा? हायर परचेज ट्रांजैक्शन पढ़ा, 4 वर्ड पढ़ा, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट, फिर हमने कंप्यूटेशन किया। एक बार थोड़ा सा दिमाग से निकाल लो, अगर चाहो तो एक क्वेश्चन कंप्यूटेशन का करके देख लो, उसके बाद अकाउंटिंग वाला रिवीजन कर रहे हैं। डन? चलो ब्रेक दे रहा हूं 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो हमने कंप्यूटेशन सारा डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग हायर परचेज के अंडर किस तरीके से करेंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर। ये जो अकाउंटिंग मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपोजिशन का भी क्वेश्चन आएगा तो अकाउंटिंग करते समय आपको ये सारे रूल्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। मैं अकाउंटिंग आपको उतनी इलैबोरेट वे में नहीं बताऊंगा जो मैं क्लास में बताता हूं, जहां अपने पूरे एक दिन डिस्कस करते हैं, चीजों को क्वेश्चन करते हैं। हाउएवर इस तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए एंड आप रिवाइज करते समय इजीली कर पाओ। अकाउंटिंग करने के लिए एक बार हायर परचेज ट्रांजैक्शन में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली हायर परचेजर डाउन पेमेंट देता है और हायर वेंडर उसको एसेट का पोजीशन ट्रांसफर कर देता है। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है हायर वेंडर को। ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हायर वेंडर को देंगे। ये इंटरेस्ट जो हायर परचेजर पेमेंट करेगा, हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस और हायर वेंडर के लिए इनकम। फिर धीरे धीरे सारे इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट हो जाएगा और लीगली लास्ट ओनरशिप पेमेंट करने से हमारे पास ओनरशिप आ जाएगा। ये बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। अब अकाउंटिंग में आते हैं। सबसे पहले मैंने 2 पार्ट में अकाउंटिंग को यहां बांटा, हायर परचेजर, हायर वेंडर। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
सबसे पहला ट्रांजैक्शन, हायर परचेजर एसेट को रिकॉर्ड करेगा एज हिज फिक्स्ड एसेट ऑन डे 1। मैक्सिमम बच्चे को डाउट, सर ओनरशिप तो लास्ट डे पर आएगा। आपने सर सिखाया है एसेट को तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो आपके द्वारा ओन्ड या कंट्रोल्ड हो। तो जब सर ओनरशिप लास्ट डे पर आएगा, आप एसेट को अभी रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट बोल के? आंसर है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, जो बोलता है अगर किसी ट्रांजैक्शन का फॉर्म यानी जैसा वो दिख रहा है उसके सब्सटेंस से यानी जो एक्चुअली है वो डिफरेंट है, तो हम लोग हमेशा सब्सटेंस को फॉलो करके अकाउंटिंग करेंगे। लीगल ओनरशिप, लीगल पेपर्स भला ही लास्ट डे पर आए, बट आप समझो हायर परचेजर के पास एसेट फर्स्ट डे पर आ गया, वो एसेट अपनी तरीके से यूज कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी तरीके से यूज करेगा। एसेट से रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी उसी के ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये सारा रिस्क रिवॉर्ड उसके ऊपर रहेगा। एसेट को वो अपनी तरीके से यूज कर सकता है। तो लीगल ओनरशिप होना इज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो एसेट को अपनी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। इसीलिए फर्स्ट डे पर हायर परचेजर एसेट को रिकॉर्ड कर लेगा एज हिज फिक्स्ड एसेट। एंड ये जब एसेट को रिकॉर्ड करेगा, ऑलवेज रिमेंबर एसेट अपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। तो ये जब एसेट रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे कौन से प्राइस पर? कैश प्राइस पर। कैश प्राइस हमने सीखा था, आज के दिन अगर एसेट खरीदने जाऊं तो क्या भाव पड़ेगा, और वो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है। तो ये कैश प्राइस ऑफ द एसेट पर हायर परचेजर एसेट को रिकॉर्ड करेगा। जर्नल एंट्री, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टू कैश नहीं, हमने पूरा पेमेंट थोड़ी कर दिया। एक बार क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और कैश प्राइस पे एसेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। हायर वेंडर बोलेगा मैंने ये एसेट सेल किया हायर परचेजर को, तो वो एंट्री करेगा डेटर अकाउंट डेबिट, यानी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट जो उसने सेल किया है। अगर वो मैन्युफैक्चरर भी है यानी वो इस चीज में डील भी करता है, तो वो एसेट की जगह सेल्स लिख सकता है, तो वो एंट्री करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट या टू सेल्स, और वो भी ये एंट्री कौन सी प्राइस पे करेगा? कैश प्राइस पे ही करेगा नॉर्मली। तो जर्नल एंट्री हो गया फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट या टू सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही हमारे पास एसेट आ गया, एग्रीमेंट में एंटर किया, हमें एसेट का कुछ पोर्शन पैसा उसको अभी देना पड़ेगा, विच इज नोन एज डाउन पेमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा डाउन पेमेंट करना। हायर परचेजर जब पेमेंट करेगा वेंडर को, पेमेंट कर रहा है, तो वो एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर को जब पैसा मिलेगा तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो सेकेंड एंट्री हो गया डाउन पेमेंट दिया और डाउन पेमेंट मिला। ये दो एंट्री जब करेगा हायर परचेजर हायर वेंडर, ये एंट्री किया जाता है एकदम फर्स्ट डे पर जब हमने अग्रीमेंट में इंटर इनटू किया है। डन है बात। अब ये अग्रीमेंट में फर्स्ट डे में डाउन पेमेंट करने के बाद अब टाइम टू टाइम हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, बट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर यानी कैश प्राइस के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जोड़ना होगा। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी हो गई इंटरेस्ट को ड्यू करना। इंटरेस्ट को ड्यू करना, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तो जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट खर्चा टू हायर वेंडर, उसको देना है, वो लिखेगा, उसके लिए इनकम है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इनकम, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट हमने ड्यू कर लिया। अब जैसे ही कैश प्राइस पर इंटरेस्ट जोड़ दिया, ये टोटल इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। जब हायर परचेजर पेमेंट करेगा, हायर परचेजर पेमेंट करेगा, वो लिखेगा, बोलो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक। जब इसको पैसा मिलेगा वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्ट जोड़ा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया। ये दोनों कौन से दिन पे होगा पता है? ये दोनों कौन से दिन पे होगा पता है? हर इंस्टॉलमेंट की डेट पर, एवरी इंस्टॉलमेंट डेट, पहले इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा। आप चाहो तो एंट्रीज कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हमेशा टाइम टू टाइम लाइन से चलूंगा ताकि कभी गलती नहीं हो। तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस, वेंडर के लिए इनकम। ये पेमेंट करेगा हायर वेंडर टू बैंक, उसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। लास्ट एंट्री, हायर परचेजर अपने फिक्स्ड एसेट पर हर साल अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जैसी उसकी पॉलिसी है, जैसे उसने एस्टिमेशन किया है। तो डेप्रिसिएशन
डेप्रीसिएशन का एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने तो एसेट बेच दिया, उसके लिए एसेट अभी कोई काम का नहीं है, तो वो एंट्री करेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिर ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट होता है पीएल में ट्रांसफर करेगा, ये इंटरेस्ट का खर्चा डेप्रीसिएशन पीएल में ट्रांसफर कर देगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन, वो इंटरेस्ट की इनकम पीएल में लिख लेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, तो पीएल का खर्चा डेबिट कर दो और पीएल में इनकम क्रेडिट कर दो। ये हमारा हायर परचेज का बेसिक अकाउंटिंग रहेगा। बिल्कुल सिंपल बात डिस्कस किया। पहला दिन पे दो चीज, फिक्स्ड एसेट का परचेज सेल, हायर परचेजर के लिए परचेज, वेंडर के लिए सेल, और दूसरा डाउन पेमेंट का लेन देन। ये फिक्स्ड एसेट फर्स्ट डे पर रिकॉर्ड कर लेगा परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वो लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डाउन पेमेंट किया तो हायर वेंडर टू बैंक, पैसा मिला बैंक टू हायर परचेजर, ये फर्स्ट डे पर। नेक्स्ट, हर इंस्टॉलमेंट के दिन पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, और लास्ट डेप्रीसिएशन चार्ज और पीएल में ट्रांसफर करना। अगर हायर परचेजर फेल नहीं करता है पेमेंट को, तो यही एंट्री हम सालों साल करते जाएंगे जब तक हमारा पूरे एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट ना हो गया हो। पंगा बीच में तभी आएगा जब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट फेल कर जाए, और फिर हम लोगों को सीखना पड़ता है, बताओ क्या, अकाउंटिंग फॉर रिपोजिशन। पहले बताइए ये सही है क्या? सर हमारे एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछता है क्या? आंसर इज नो, लेजर बनाना पड़ता है। हायर परचेजर के बुक्स में दो लेजर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। आप चाहो तो इंटरेस्ट अकाउंट वगैरह भी बना सकते हो, बट वो खर्चा है टू हायर वेंडर बाई पीएल, वो बहुत सिंपल अकाउंट बनता है। इसके बुक्स में एक अकाउंट बना लो, हायर परचेजर अकाउंट, आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से लेजर अकाउंट एग्जाम में आता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है वो पता है तो इट्स वेरी इजी टू पोस्ट देम, कुछ है नहीं लंबा चौड़ा ज्ञान, एकदम सिंपल है। हायर परचेजर के लिए हायर वेंडर क्रेडिटर, हायर वेंडर के लिए हायर परचेजर डेटर, बस डेटर क्रेडिटर की अकाउंटिंग करते जाओ, बेसिक काम है अपना, डन। ये जो हमने एंट्री अभी अकाउंटिंग सीखा ना, यहां पे हमने हायर परचेजर और हायर वेंडर के बुक में जब इनिशियली लायबिलिटी रिकॉर्ड की, हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर क्रेडिटर लायबिलिटी, हायर वेंडर के बुक्स में हायर परचेजर डेटर एसेट, ये जो लायबिलिटी एसेट यानी रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड किया कैश प्राइस पर कि भाई इतना रुपया उससे लेना है, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट जोड़ के लेते जाएंगे। एक दूसरा तरीका भी है अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने का। यहां हम लोग दूसरे तरीके में सीखने वाले हैं। अगर जो पैसा देना है, वो पैसा लेना है, वो कैश प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड करके हायर परचेस प्राइस पे अगर रिकॉर्ड करना चाहे, एक्चुअली देखो पैसा मेरे को जो लेना है वो कैश प्राइस लेना है, मेरे को तो पूरा का पूरा हायर परचेस प्राइस लेना है तुमसे, तो एक्चुअल मेरे को मिलने वाला या एक्चुअल मेरे को जो पे करना है दैट इज हायर परचेस प्राइस। बट यहां पे जब मैंने एंट्री किया, मैंने इनिशियली जो रिकॉर्ड किया रिसीवेबल पेएबल, वो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड किया? कैश प्राइस पे। तो दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर हायर परचेजर और हायर वेंडर अकाउंटिंग करते समय अपने रिसीवेबल या पेएबल को ग्रॉस अमाउंट पे दिखाना चाहते हैं, यानी हायर परचेस प्राइस पे दिखाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट शुरू में ही जोड़ के दिखाना चाहते हैं, उस केस में वो इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जितना इंटरेस्ट हम लोगों को देना है, हम फर्स्ट डे पर सारा का सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक अकाउंट में जमा कर लेंगे जिसका नाम होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में सारा इंटरेस्ट जमा हो जाएगा और मेरा जो रिसीवेबल पेएबल है, यानी हायर वेंडर को जो देना है या हायर परचेजर से जो लेना है, वो हायर परचेस प्राइस पे चला आएगा। मैं जर्नल एंट्री वाइज अगर बोलूं, मान लो मैंने एक एसेट खरीदा, कैश प्राइस 10 लाख, इंटरेस्ट है 2 लाख, टोटल देना है 12 लाख। तो देख एंट्री देख, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, ये फिक्स्ड एसेट 10 लाख, ये कैश प्राइस पर ही रहेगा। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हायर परचेस प्राइस नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट कैश प्राइस है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये टोटल इंटरेस्ट मेरा जो एक्सपेंस बनने वाला है 2 लाख रुपया, टू हायर वेंडर देना कितना है 10 लाख एसेट का, 2 लाख इंटरेस्ट का, टोटल देना है 12 लाख। यानी अब जो लायबिलिटी हम मेंटेन कर रहे हैं वो कौन सी वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हैं? हायर परचेस प्राइस पे। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है, एग्जाम में अगर इस तरीके से बोले, तो हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पढ़ते हैं, द टोटल इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल under hire purchase agreement is recognized at the beginning
so as to show the amount due or amount receivable at higher purchase price। जो पैसा लेना है या जो पैसा देना है उसको हायर परचेज प्राइस पे दिखाना है, यानी लाइबिलिटी में आना चाहिए कितना एक्चुअल में देना है, डेटर में रिसीवेबल में आना चाहिए कितना एक्चुअल में लेना है। जर्नल एंट्री देख, पहला इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसके लिए खर्चा था, डेबिट कर लिया एक बार में, टू हायर वेंडर ये देना है, ये इनकम है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट और हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। मैंने जो आपको एंट्री बताई थी वो कंबाइंड एंट्री, एसेट खरीदने के साथ साथ, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख, ये देना है 2 लाख, टू हायर वेंडर टोटल देना है 12 लाख। वो एंट्री क्या करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट 12 लाख, इसमें 10 लाख एसेट का, टू एसेट 10 लाख, 2 लाख इंटरेस्ट का, टू इंटरेस्ट सस्पेंस 2 लाख। अब मजे का बात, अब बार बार जब हम लोग इंस्टॉलमेंट के दिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ना, इंस्टॉलमेंट के दिन, ये इंटरेस्ट मैंने दिखा दिया है बट कमाई नहीं हुआ है, आप ये मत बोल देना सर ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा पीएल में ट्रांसफर कर दो, ये गलती हो जाएगा, फिर तो अक्रूवल का धजिया उड़ जाएगा। तो अक्रूवल बोलता है जैसे जैसे अक्रू होगा वैसे वैसे पीएल में जाएगा, तो मैं पीएल में अभी इसको दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं। अब इस इंटरेस्ट से, इस टोटल इंटरेस्ट से, हर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट पर जो इंटरेस्ट ड्यू होते जाएगा हम लोगों को वो निकालना होगा। हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट है एक्सपेंस, तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर नहीं लिखेगा क्योंकि हायर वेंडर तो ऑलरेडी हायर परचेज प्राइस पे है, तो वो तो क्रेडिटर पूरे अमाउंट से बना हुआ है, उसमें और इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जो हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट निकालेंगे हम लोग, वो इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से निकालेंगे। ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, उसके लिए इनकम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ऐसे कर करके हर साल इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस कम होते जाएगा और एक्सपेंस या इनकम पीएल में जाते जाएगा। तो हमने इनिशियली पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, अक्यूमुलेट किया। अब धीरे 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 जैसे जैसे ड्यू होते जाएगा वैसे वैसे खर्चा इनकम बना के पीएल में डालते जाएंगे। सर मान लो 2 लाख का टोटल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 50,000, तो आप एंट्री क्या किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएल में चला गया। सर 2 लाख में 50,000 पीएल में चला गया, 1.5 लाख का क्या करेंगे सर, 1.5 लाख को हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, जब हायर परचेजर की बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट आ गया, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर आएगा हायर वेंडर, क्रेडिटर आएगा हायर वेंडर, वो किस वैल्यू पे आएगा पता है, हायर परचेज प्राइस पे। बट एक्चुअली अभी तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट ड्यू हुआ नहीं है तो जो हमने इंटरेस्ट सस्पेंस पे बढ़ा के दिखा दिया उस हायर वेंडर के अंदर, हमको उस इंटरेस्ट सस्पेंस को हायर वेंडर अकाउंट से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो हायर परचेजर जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, वो हायर वेंडर के बैलेंस से लेस करके दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड हायर वेंडर जब बनाएगा अपनी बैलेंस शीट, वो हायर परचेजर अकाउंट का बैलेंस जब दिखाएगा डेटर में, रिसीवेबल में, वो उससे इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस लेस करके दिखाएगा, ताकि आज के दिन एक्चुअल ड्यू कितना है वो भी पता चल जाए और टोटल में हमको उससे कितना लेना है वो भी पता चल जाए। तो अगर कोई बैलेंस बचेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, वो ईयर एंड में हम लोग शो करेंगे एज अ डिडक्शन फ्रॉम बैलेंस ऑफ हायर वेंडर अकाउंट और हायर परचेजर अकाउंट इन बैलेंस शीट। ये इंटरेस्ट सस्पेंस बैलेंस शीट में शो किया जाएगा एज अ डिडक्शन फ्रॉम हायर वेंडर बैलेंस और हायर परचेजर बैलेंस। तो दोनों सिस्टम में फर्क क्या था, कुछ नहीं था। एक में हम लोग लाइबिलिटी, जो रिसीवेबल पेएबल है, जो देना है जो लेना है पैसा, वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कैश प्राइस पे जो आज के दिन बाकी है, और दूसरे वाले में हमने रिकॉर्ड किया हायर परचेज प्राइस पे जो टोटल में देना बाकी है या जो टोटल में लेना बाकी है। पहले बताइए, इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया, बेसिक जर्नल एंट्री है। पहले हमको इंटरेस्ट ऐड करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हर बार जब इंस्टॉलमेंट डेट आएगा इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट खर्चा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस जब तक खत्म नहीं होता वो बैलेंस शीट में हायर वेंडर से लेस करके दिखाया जाएगा। इस पे भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, सीएमए के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, सीए के लिए पूछ सकता है, पूछता जनरली नहीं है। पहले बताइए बेसिक अकाउंटिंग आपको क्लियर हुआ। अब देख, अकाउंटिंग के लिए दिमाग में अगर सजाना है, एसेट रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद डाउन पेमेंट हुआ, फिर हर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के दिन इंटरेस्ट ड्यू करके पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, खर्चा पीएल में जाएगा। हायर वेंडर क्या बोलेगा, एसेट बेचा, डाउन पेमेंट आया, इंटरेस्ट इनकम लिखो, फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा आया, इंटरेस्ट इनकम पीएल में डाल दो। अगर तुमको कैश प्राइस की जगह हायर परचेज प्राइस पे शो करना है तो इंटरेस्ट सस्पेंस का कॉन्सेप्ट सीख लो।
डन है बात। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिकल पोर्शन एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेडिंग क्या है बताइए? रीपोजेशन ऑफ एसेट। रीपोजेशन का मतलब होता है जब हायर वेंडर हायर परचेजर से अपना एसेट वापस ले लेता है। हायर वेंडर एसेट वापस तभी लेगा जब हायर परचेजर उसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेगा। एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा होता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया आज ही उठा लो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, नहीं किया उससे बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम समझते हैं, उससे टाइम लेते हैं। अगर बार बार रिपीटेड नोटिस पे नहीं देता है तो रीपोजेस करते हैं। रीपोजेशन कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं है कि पैसा नहीं दिया एसेट उठा लो। हायर वेंडर एसेट का करेगा क्या? उसको तो पैसा चाहिए भाई, वो तो फाइनेंस कंपनी है, उसको एसेट से मोह नहीं है, उसको अपने पैसे से मोह है, ब्याज से मोह है। तो हायर वेंडर के पास एक रेमेडी है, अगर हायर परचेजर पैसा ना दे तो वो उसका एसेट वापस ले सकता है। हम क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट डे ही एसेट रीपोजेस हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, हमने एसेट रीपोजेस कर लिया। तो रीपोजेशन का मतलब इफ हायर परचेजर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हायर वेंडर कैन रीपोजेस द एसेट, वो ले सकता है। अब रीपोजेशन का अकाउंटिंग दो तरीके से या दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक हो गया कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन का मतलब हायर वेंडर ने बोला हम सारे के सारे एसेट उठा के ले जाएंगे, ऑल एसेट्स अंडर द एग्रीमेंट आर टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। दूसरा होता है पार्शियल रीपोजेशन। पार्शियल रीपोजेशन का मतलब सारा एसेट उठा के नहीं ले जाएगा, कुछ पोर्शन ऑफ द एसेट लेकर चला जाएगा और कुछ पोर्शन ऑफ द एसेट आपके पास छोड़ के जाएगा, और उसके बदले का जो पैसा है वो आपसे धीरे धीरे लेगा। ऐसा नहीं है कि माफ कर देगा, पैसा आपसे लेगा धीरे धीरे, नहीं दोगे तो बैलेंस बचा हुआ भी उठा के ले जाएगा। तो हायर परचेज में जब रीपोजेशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे दो केस सीखने पड़ेंगे। एक कंप्लीट रीपोजेशन जब हायर वेंडर सारे एसेट लेकर चला जा रहा है, एक पार्शियल रीपोजेशन हायर वेंडर कुछ एसेट लेकर गया और कुछ एसेट छोड़कर चला गया। अब देखो अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक अकाउंटिंग है। रीपोजेशन की अकाउंटिंग से पहले बेसिक अकाउंटिंग आना तुमको जरूरी है, क्योंकि मान क्वेश्चन कैसा आएगा, आज एसेट बेचा, डाउन पेमेंट वगैरह हुआ, 4 इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड फेल किया, तो रीपोजेशन का अकाउंटिंग थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अकाउंटिंग जो सिखाया, इंटरेस्ट जोड़ो, पेमेंट करो, सब सेम, सेकंड का भी सब सेम, थर्ड में भी इंटरेस्ट जोड़ना सेम, डेप्रिसिएशन सेम, बस पेमेंट जब लेने गए वो मना कर दिया, और उसके बाद शुरू होता है रीपोजेशन का कहानी। तो रीपोजेशन की अकाउंटिंग का जब सम आएगा, पहले बेसिक अकाउंटिंग आपको करना होगा, फिर रीपोजेशन का ज्ञान शुरू होगा। इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट, इट इज नॉट अ फुल अकाउंटिंग का सम, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट। अब कंप्लीट रीपोजेशन में सिंपल आपको बोलूं, अगर समझना है, ये समझो हायर वेंडर बोल रहा है हम तुमसे सारा रिश्ता तोड़ देंगे, तो हायर परचेजर बोल रहा है अगर तुम हमसे रिश्ता तोड़ दोगे तो हम अपने बुक्स में भी तुमको कहीं जगह नहीं देंगे। यहां पर अब सारे रिश्ते बिटवीन हायर परचेजर एंड हायर वेंडर टूटने वाले हैं। अकाउंटिंग कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल, जैसे ही एसेट रीपोजेस किया गया, एसेट रीपोजेस किया गया, हायर परचेजर अपनी बुक में हायर वेंडर अकाउंट की लायबिलिटी खत्म कर देगा, बोलेगा जब वो एसेट सारे लेकर चला गया अब मैं उसे एक भी रुपया देने वाला नहीं हूं। तो हायर वेंडर अकाउंट में जो भी पैसा बाकी है वो हम लोग क्लोज कर देंगे, और वो सारा का सारा डिफरेंस हम लोग एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्री बोलूं, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और वो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। अब मान लो मेरे फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू 1 लाख, क्रेडिटर का बाकी था सिर्फ 80,000 बाकी था, वो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए का एसेट लेकर चला गया, तो मेरा नुकसान हो गया कितने का? 20,000। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जो भी डिफरेंस है वो मेरा लॉस हो गया रीपोजेशन का, क्योंकि हायर वेंडर मेरा एसेट लेकर चला गया। तो बेसिक जर्नल एंट्री अगर एक एंट्री मेरे से पूछो तो एंट्री हुआ हायर वेंडर अकाउंट डेबिट जो उसका बैलेंस था, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो बुक वैल्यू है, जो भी डिफरेंस बचेगा वो पीएल में चला जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट। लेजर वाइज अगर तुम मेरे से स्टेप जानना चाहते हो, हायर वेंडर अकाउंट को क्लोज करो, जो डिफरेंस आया वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को भी क्लोज करो और जो डिफरेंस आया वो पीएल में प्रॉफिट या लॉस बोल के चला जाएगा। एकदम बेसिक। ये बोला अब मेरे पास ना एसेट है ना मेरे को हायर वेंडर को कुछ पैसा देना है, तो ये सारे अकाउंट क्लोज कर देगा। हायर वेंडर अकाउंट बोलेगा, हायर वेंडर बोलेगा मैं एसेट लेकर आया,
तो ये मेरे लिए एक नया एसेट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स रीपोजेस्ड। क्या बोलते हैं? गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। और हायर परचेजर से जो पैसा लेना था अब वो मिलना नहीं है, क्योंकि हायर परचेजर अब मेरे को एक भी रुपया नहीं देगा। तो हायर परचेजर अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे और जो भी उसमें डिफरेंस बचेगा वो मेरे गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट हो गया। कि मेरे को हायर परचेजर से लेना था 80,000, अब मेरे को एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है, तो ये 80,000 मेरे गुड्स रीपोजेस्ड की कॉस्ट हो गई। फिर गुड्स पे कुछ रिपेयर करवाएंगे, गुड्स की कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, फाइनली गुड्स को हम लोग सेल करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में कुछ डिफरेंस है तो वो मेरा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो इनिशियली हायर परचेजर अकाउंट क्लोज करो, जो डिफरेंस आया वो गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट हो गया, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर गुड्स रीपोजेस्ड कराने में कोई रिपेयर्स वगैरह का खर्चा हुआ तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा करते गए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते जाओ। फाइनली जब सेल किया बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा गुड्स रीपोजेस्ड का सेल करके जो मेरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो वहां पर एक नया अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट क्लोज कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो गुड्स का कॉस्ट हो जाएगा। कोई रिपेयर वगैरह कराए तो कॉस्ट में ऐड करके फाइनली गुड्स को सेल करके जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस। अगर क्वेश्चन में आपको गुड्स रीपोजेस्ड की वैल्यू अलग से ना बताए तो जो वैल्यू है हायर परचेजर का बैलेंस वही उसका कॉस्ट हो गया। अगर वैल्यू अलग से बता दे तो जब हायर वेंडर का अकाउंट बनाओगे ध्यान रखना गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट वही लेना है, जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल मान लो हायर परचेजर अकाउंट में 80,000 का बैलेंस बाकी है, 80,000 उससे लेना है, बट गुड्स रीपोजेस्ड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया सिर्फ 70,000। तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट 70,000 टू हायर परचेजर, रिसीवेबल खत्म 80,000, डिफरेंस हो गया लॉस ऑन रीपोजेशन 10,000। फिर वो 70,000 के ऊपर 2,000 मान लो खर्चा किया, मान लो 75,000 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड होगा। अगर वैल्यू अलग से तुमको दे दे तो फिर याद रखना गुड्स रीपोजेस्ड का कॉस्ट वही वैल्यू लेना, हायर परचेजर अकाउंट का बैलेंस मत लेना। मैंने आपके लिए सारा चीज लिख रखा है यहाँ पे। हायर परचेजर की बुक्स में क्या स्टेप है? क्लोज हायर वेंडर अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जो भी बैलेंस बचा वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि लायबिलिटी खत्म। फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्लोज करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रीपोजेशन। मान लो 1 लाख का एसेट था, 80,000 का लायबिलिटी बाकी था, लेके चला गया तो 20,000 का लॉस। मान लो 50,000 का एसेट था, 80,000 का लायबिलिटी बाकी था तो 30,000 का प्रॉफिट। फिर यहां पे हायर परचेजर अकाउंट क्लोज करो, जो भी बैलेंस है वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर अलग से कोई कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हायर परचेजर अकाउंट का बैलेंस ही कॉस्ट हो जाएगा। एनी रिपेयर ऑन गुड्स शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, रीपोजेस्ड गुड्स का कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा। फिर जब सेल करोगे उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस से निकल जाएगा। तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड, द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएल। प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट। तो एक नया अकाउंट यहां पे बनाना होगा। अकाउंट का नाम बोलो, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। कैसे बनेगा? इनिशियली जो हमने आ गया, सॉरी, टू हायर परचेजर अकाउंट जो एसेट का कॉस्ट है, जो खर्चा करते जाएंगे टू कैश अकाउंट, जब सेल किया बाई बैंक अकाउंट, और जो डिफरेंस होगा लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट हुआ तो ये बात खत्म। ये हमारा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बन जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा अकाउंट बना के दो तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ये था कंप्लीट रीपोजेशन। जब हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में सारे रिश्ते खत्म, उस केस में हम सारे अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। दूसरा केस आता है पार्शियल रीपोजेशन। हायर वेंडर ने सारे एसेट टेक ओवर नहीं किए, कुछ एसेट टेक ओवर किए, कुछ एसेट आपके पास छोड़ दिया। जब कुछ एसेट आपके पास छोड़ दिया तो अभी हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है बट रिश्ते नहीं टूटे हैं। जब रिश्ते नहीं टूटे हैं तो हायर परचेजर अपने बुक से हायर वेंडर को अलविदा नहीं कहेगा, उसके मन में अभी भी हायर वेंडर के लिए कुछ कुछ है, और हायर वेंडर भी अपने बुक्स में हायर परचेजर को रखेगा क्योंकि उसके मन में हायर परचेजर के लिए कुछ कुछ है। यानी हायर परचेजर को कुछ पैसा देना है, हायर वेंडर को कुछ पैसा लेना है। अब इस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इस केस में अकाउंटिंग के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो गुड्स रीपोजेस हुआ है उसकी वैल्यू
वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कंप्लीट रिपोजिशन में नॉर्मली वैल्यू कैलकुलेशन अलग से करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे को पैसा बाकी था वही मैं अपने गुड्स का कॉस्ट मान लेता हूं। बट पार्शियल रिपोजिशन में क्योंकि पूरा अभी तक हिसाब खत्म नहीं हुआ है, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो गुड्स रिपोजेस किया है, जो एसेट रिपोजेस किया है, उसका वैल्यू क्या है, यानी वो कितना वैल्यू देगा उस एसेट का। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हायर परचेज अग्रीमेंट को देखना पड़ता है। वैल्यू कैलकुलेशन का तरीका क्या है? जो एसेट लेकर गया उसका कैश प्राइस क्या था। हायर परचेज अग्रीमेंट में एक डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ रहेगा, जो नॉर्मली हायर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होगा। अगर नॉर्मल रेट 20% होगा तो पेनलाइज करने के लिए 30% 40% का रेट होगा। अगर मैं कैश प्राइस यानी एसेट की कॉस्ट से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, जितने साल उसने एसेट यूज कर लिया हायर परचेजर ने, तो वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड आपको मिल जाएगा। ये सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा, जो जो गुड्स वो लेके गया एसेट उसकी वैल्यू क्या है। जैसे ही मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अब मैं अकाउंटिंग शुरू करूंगा। अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, बस फर्क कितना ही है, अब सब क्लोज नहीं होगा। बट अब हमको अकाउंटिंग करते समय ध्यान रखना है कि सारा पैसा नहीं खत्म होगा, कुछ लायबिलिटी खत्म होगा और कुछ एसेट चला जाएगा। पहला काम, हायर वेंडर अकाउंट से, हायर वेंडर अकाउंट से जो आपकी लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगा? जितना वैल्यू ऑफ गुड्स वो रिपोजेस किया है, जितना वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस किया है हायर वेंडर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट जो वैल्यू था, ये हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट तो अपनी कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्डेड होगा बताओ? बुक वैल्यू पे। क्या जरूरी है जितना बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट लेके जा रहा है उतना ही आपको क्रेडिट देगा? आंसर इज नो सर, बुक वैल्यू अलग है, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड अलग निकल रहा है। बुक वैल्यू सर हायर परचेजर के डेप्रीसिएशन से निकल रहा है, बुक वेंडर सर एग्रीमेंट के डेप्रीसिएशन से निकल रहा है। तो अब हमको सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना होगा बुक वैल्यू ऑफ एसेट जो वो लेके गया। मान लो एसेट की बुक वैल्यू 60,000, वो बोल रहा है मैं 40,000 में दूंगा, 40,000 में लेके जाऊंगा, तो 20,000 का नुकसान पीएल में चला जाएगा। अगर बोल रहा है 60,000 का एसेट है बट मैं तुमको 70,000 दूंगा एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर ये रेट आया है तो वो 10,000 का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट। ये तभी होता है जब हम बहुत हायर रेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हाउएवर हायर परचेज अग्रीमेंट में डेप्रीसिएशन का रेट कम है। तो पहला काम, हायर वेंडर वाला लायबिलिटी कम हो जाएगा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू पे? जितना वैल्यू उसने गुड्स रिपोजेस्ड का कैलकुलेट किया एज पर अग्रीमेंट। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन सा वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। एसेट चला गया मेरे यहां से, डिफरेंस हो गया मेरा प्रॉफिट। अब ध्यान से, हायर वेंडर अकाउंट में कुछ डिफरेंस अभी भी बाकी रहेगा। ये डिफरेंस वो है जो मेरे को हायर वेंडर को पैसा अभी भी देना है बचे हुए एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में भी कुछ डिफरेंस बाकी रहेगा। वो डिफरेंस क्या होगा? जो मेरे पास एसेट बचे हैं उसका बुक वैल्यू फिक्स्ड एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी पूरा क्लोज नहीं होगा, हायर वेंडर अकाउंट भी पूरा क्लोज नहीं होगा। ध्यान से, डेबिट हायर वेंडर अकाउंट विथ वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड एंड ट्रांसफर द अमाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। Calculate book value of fixed asset repossessed. Difference between book value and repossessed value is profit or loss on repossession. Book value or repossessed value. Balance in fixed asset account represents book value of assets left. Balance in hire vendor account represents amount payable to him, जो हमको उसको अभी भी देना है। तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा बुक्स क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ उतना ही क्लोज हुआ जितना हमारा एसेट वो लेकर गया है। इधर जब हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो वो बोलेगा कि हायर परचेजर से जो पैसा मिलना था वो अब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? रीजन, क्योंकि हायर वेंडर जब गुड्स लेके चला गया है, जब एसेट लेकर चला गया है, तो हायर परचेजर अब पैसा नहीं देगा। तो हायर परचेजर का एसेट जो था, रिसीवेबल था, वो कम हो जाएगा। क्रेडिट द वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड इज क्रेडिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट। क्रेडिट करेंगे क्योंकि मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा। एंड डेबिटेड टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, ये मेरे गुड्स रिपोजेस्ड का कॉस्ट हो गया। जर्नल एंट्री, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। फिर गुड्स पे अगर कुछ रिपेयर कराया तो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना। फिर गुड्स को अगर सेल करोगे और कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो लिख लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट बिकम्स प्रॉफिट या लॉस। अब हायर परचेजर अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा अभी भी पूरा बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उससे कुछ पैसा लेना है। जो बैलेंस बचेगा वो है जो अमाउंट हमको उससे लेना है। तो पार्शियल रिपोजेशन और कंप्लीट रिपोजेशन में डिफरेंस हुआ। कंप्लीट रिपोजेशन में हम सब अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। मेरे एसेट्स, मेरे फिक्स्ड एसेट भी चले गए, लायबिलिटी भी खत्म हो गया।
पार्शियल रिपोजेशन में मेरे को हमेशा ध्यान रखना है सारे एसेट्स वो लेकर नहीं जा रहा है, तो जितना एसेट लेकर जाएगा वो बुक से हम लोग खतार देंगे, जितना उसके अगेंस्ट वो मेरे को क्रेडिट देगा, वैल्यू देगा, वो मेरी लायबिलिटी में कम कर दूंगा। हायर परचेजर भी, हायर वेंडर भी सेम काम करेगा, जितना वो वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट है उससे वो रिसीवेबल कम कर लेगा और वो अपने गुड्स का रिपेयर वगैरह करा के गुड्स को आगे सेल कर देगा। अभी भी कुछ पैसा बाकी रहेगा जो लेन देन करना है, तो पूरा बुक्स क्लोज नहीं होगा। पहले बताइए क्या रीपोजेशन का अकाउंटिंग आपको क्लियर है? एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा रीपोजेशन पे, तो हमेशा इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अब जब रिवीजन करा रहा हूं तो एक पॉइंट आपके साथ छोटा डिस्कस कर लूं। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे डिफरेंस 5 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक बोल रहा हूं। हायर परचेज 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टू फाइनेंस द एसेट। वो सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां पे ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आती है, यहां पे ओनरशिप पहले दिन ही आ जाती है। यहां पे पार्टीज का जो नाम है वो हायर वेंडर, हायर परचेजर, वहां पे वो लोग बायर सेलर है। यहां पे रीपोजेशन का राइट रहता है, वहां पे रीपोजेशन का राइट नहीं रहेगा। हायर परचेज एग्रीमेंट हायर परचेज एक्ट के हिसाब से चलता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से चलता है। हायर परचेज में जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप होगा वो हायर वेंडर पर भी लाई कर सकता है, बट वहां पे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, वो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा किस पर लाई होगा? बायर पर ही लाई होगा, उसको ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस है। वापस क्या बोला? यहां पर ओनरशिप लास्ट डे, यहां पर ओनरशिप फर्स्ट डे। रीपोजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। हायर वेंडर, हायर परचेजर, बायर सेलर, हायर परचेज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहां पे हायर परचेजर के जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो हायर वेंडर पर भी लाई कर सकता है, ओनरशिप उसके पास है। यहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड सारा एक बार में बायर को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो यहां पर वो सारा काम नहीं होगा। क्या ये बेसिक चीजें पता है? ये सब आपको बेसिक पता है, मन से बना के एग्जाम में अच्छे से लिखने का है। यहां मेरा रिवीजन सारा कंप्लीट हो गया। जो आरटीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, आरटीपी का क्वेश्चन मैं अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा, वो आप कर लेना। पहले ये सारा आप कंप्लीट करो रिवाइज करके, फिर हम लोग आरटीपी का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।